Us about cerebral palsy. So, we are reading this chapter from the book Pediatric Physical Therapy by Jan S. Teklin. So, what is cerebral palsy? International Workshop of Definition and Classification of CP जो 2007 में उन्होंने रिफाइन करा और उन्होंने एक करेक्ट डेफिनेशन दी. They said that cerebral palsy it describes a group of permanent disorder of development of movement and posture. तो कोई भी एक ऐसा एक परमानेंट डिसऑर्डर है, यानी जितना एक बार ये हो गया वो हो गया, जिसमें पेशेंट का मूवमेंट और पेशेंट का जो पॉस्चर है वो अफेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी एक्टिविटी लिमिटेशन दैट आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंसेस दैट अकर्ड इन दी डेवलपिंग फीटल एंड इन्फेंट ब्रेन. सो समवेयर आपके ब्रेन के अंदर होने वाला एक परमानेंट डिसऑर्डर है सेरिब्रल पाल्सी, जिसकी वजह से यूजुअली आपका जो मोटर पार्ट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, आपका जो पॉस्चर है, मूवमेंट है, उसमें प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक्टिविटी लिमिटेशंस जो है वो पेशेंट को फेस करनी पड़ेगी. The motor disorders of CP are often accompanied by disturbance of sensation. Sometime आपका जो motor disorder है movement posture के साथ साथ sensation, perception, cognition, communication and behavior, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी patient की कई बारी hampered हो सकती हैं. So basically CP की definition आई कि एक permanent disorder है, आपके ब्रेन का डिसऑर्डर है, डेवलपिंग फीटल ब्रेन या जो छोटा बच्चा है इन्फेंट का ब्रेन की प्रॉब्लम है, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव है, एक बार जितनी हो गई उतनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, एंड मूवमेंट एंड पोस्चर इसमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन जो है वो आएगा. नाउ समटाइम द पेशेंट्स हैविंग द सेरेब्रल पाल्सी दे आर स्लो लर्नर. हो सकता है कि उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो, ठीक है, एंड 75% देखे गए हैं कि उनमें एपिलेप्सी के जो चांसेस हैं वो भी रहते हैं, ठीक है. सो मतलब यही है ओवरऑल कि जो आपका ये बच्चा है जिसको सीपी है, जिसको मूवमेंट में प्रॉब्लम है, पॉस्चर में प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ इसी में प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ साथ और कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो सकती हैं. हो सकता है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है किसी को मेंटल रिटार्डेशन साथ में हो सकता है किसी को साथ में कुछ सेंसरी प्रॉब्लम्स हो, कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो, स्पीच डिसफंक्शंस हो. सो दीज डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस कैन अकम्पनी दी मेजर CP. Then देखा गया that 13% of the children had a combination of 2 impairments and 15% had a combination of 3 impairments. ये भी देखा गया कि किसी को साथ में एपिलेप्सी भी है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं. स्पीच में डिफ़िकल्टी, हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन. इंसिडेंस की अगर हम बात करें, सो ये इंडिया का इंसिडेंस तो नहीं है हमारे पास. दिस इंसिडेंस इज़ दी ये यूएस का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है. बट हाँ ये है कि यूएस, यूके, इन सब एरियाज़ के अंदर यही है कि 1000 बच्चों में से 2 या 3 बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी जो है वो देखने को मिल जाता है. नाउ व्हाट इज़ द इटियोलॉजी, ऐसा क्यों है कि ये सीपी हो गया, किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो गया. सो कोई भी सिंगल स्पेसिफिक कॉज अवेलेबल नहीं है. देयर इज़ अ कॉन्स्टिलेशन, इट मीन्स इट इज़ अम्ब्रेला वी कैन से, जिसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे कॉजेज़ वाली ड्रॉप्स हैं. सो एक कोई भी कॉज नहीं है, रादर द पोटेंशियल कॉजेज़ ऑफ सीपी आर नोन टू अकर इन दी प्रीनेटल स्टेज. बोला जाता है वैसे कि जो आपके सेरेब्रल पाल्सी जिसको पेशेंट को है, उसको प्रीनेटल यानी जन्म से पहले, जब बच्चा अपनी मदर की वूम में था, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उस टाइम पे कोई इशू रहा होगा, जिस वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आई. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये भी देखा गया है कि पेरीनेटल जस्ट ड्यूरिंग दी डिलीवरी, ड्यूरिंग दी बेबी बर्थ ऑफ द बेबी एंड आफ्टर दी नियोनेटल, जब बच्चे का जन्म हो गया है, शुरुआत के जो दिन में वो बच्चा बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी जिसको हम बोल देते हैं, उस टाइम पर भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो यूजुअली हमने ये जानना है कि प्रॉब्लम पेरीनेटल, ड्यूरिंग दी बर्थ, बिफोर दी बर्थ, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल, जन्म के बाद भी सीपी जो है वो हो सकता है. बट हाँ मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा प्रीनेटल रहता है कि
जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, बच्चा अपने मदर की वूम में था, उसी टाइम पे ये ऑनसेट हो गया। प्रीनेटल इवेंट्स की अगर हम बात करें, सो दे आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 75% ऑफ ऑल द CP। तो जैसे हमने बात करी कि प्रीनेटल जो कॉजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दे आर मोर हायर। सो प्रीनेटल जो हमारे इसमें इवेंट्स हैं वो 75% केसेस में प्रीनेटल ही कॉज रहता है। देन पेरीनेटल एस्फिक्सिया इज अगेन इज थॉट टू कॉज 6 to 8% ऑफ CP। 6 से 8% जो आपके सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं, इनको पेरीनेटल यानी कि बर्थ के टाइम पे एस्फिक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की लैक, ब्रीदिंग का डिसफंक्शन कुछ ना कुछ रहा होगा, कुछ एपनिक एपिसोड रहा होगा। हो सकता है बच्चा जब उसका जन्म हुआ तो वो उस टाइम पे नहीं रोया, डिलेड क्राइंग थी, या क्राई करा बट ऑन स्टिमुलेशंस करा, तो वो जो लैक आ गया टाइम का कि इतने टाइम बाद रोया बच्चा, उस टाइम के अंदर ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया हो। देन अदर कॉजेज़ आर ऑल्सो देयर, यानी कि पोस्ट नेटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा 75% प्रीनेटल है। पेरीनेटल एस्फिक्सिया जो है वो 6 to 8% है। बाकी जो 10 से 18% हमारे CP के कॉजेज़ हैं वो पोस्ट नेटली देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई बार पता लगते हैं, ड्यूरिंग लेबर पता लगते हैं, बर्थ के टाइम पे पता लगते हैं। ठीक है, सो रिस्क फैक्टर, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर, सो वी विल डिस्कस अबाउट दोज रिस्क फैक्टर वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं कि प्री नेटल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। देयर मे बी सर वैस्कुलर इवेंट सच एज MCA, इन्फार्क्ट हो गया, जैसे स्ट्रोक हो जाता है, एडल्ट में स्ट्रोक हो जाता है, वैसे हो सकता है कि जो बच्चा डेवलपिंग बच्चा है उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ क्लॉट हो गया या कुछ भी वैस्कुलर इवेंट हो गया। Maternal infections can be there during the first, second trimesters, rubella, cytomegalovirus and all. लेस कॉमन है, कई बार क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन इंजेक्शन कर लिया है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा हो गया, कोई जेनेटिक सिंड्रोम ऐसा था कि बच्चे को वो हो गया, तो ये भी एक कॉमन कॉज है। देन ये हमारे कॉजेज़ हैं पेरीनेटल कॉज, यानी ड्यूरिंग बर्थ के टाइम की बात है ये। तो प्रॉब्लम जो लेबर और डिलीवरी के टाइम आती है, हो सकता है कि लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो, कोई रुकावट आई लेबर के बीच में। एंटीपार्टम हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज हो गया मदर को, तो जो बेबी को ब्लड सप्लाई मदर के थ्रू मिल रहा था वो कहीं ना कहीं लैक कम हो गया, तो अल्टीमेटली आपका ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गया। कोई कॉर्ड प्रोलैप्स कर गई। देन अदर नियोनेटल कॉजेज़ में देयर में भी हाइपोक्सिक इश्केमिक इनकेफेलोपैथी, हाइपोक्सिया हुआ, बच्चा रोया नहीं, कुछ भी हुआ। हाइपोक्सिया में क्या है कि आपका ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि इश्कीमिया था, क्योंकि ब्लड सप्लाई कंप्लीट नहीं पहुंच रहा था। इसकी वजह से जो आपकी इनकेफेलोपैथी यानी ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हुई। नियोनेटल स्ट्रोक, अगेन जैसे MCA स्ट्रोक आपका प्रीनेटल स्टेज में हो सकता था, वैसे ये पेरीनेटल में भी हो सकता है, नियोनेटल कॉजेज़ में भी हो सकता है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चे का जो ग्लूकोज इनटेक है बिल्कुल कम हो गया, सो आवर ब्रेन इट नॉट ओनली नीड्स द ऑक्सीजन बट ऑल्सो नीड्स अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एज वेल। अनट्रीटेड जॉन्डिस, अगर बच्चे को यूजुअली ये होता है, अभी रिसेंटली आई सॉ अ केस एंड द पेशेंट दे ही डेवलप्ड जॉन्डिस, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, हम कुछ मतलब जो भी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, हम झाड़ा करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो उन्होंने वो सब कराया और अल्टीमेटली जो बिलीरुबिन लेवल्स हैं वो बढ़ते चले गए और उसकी वजह से कर्निकटरस हो गया, यानी कि वो जो बिलीरुबिन था वो बच्चे के ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होने लग गया, और वो ब्रेन में एक्यूमुलेट जब हुआ तो उसकी वजह से उस बच्चे को जो है वो सेरेब्रल पाल्सी डेवलप हुई। देन सीवियर नियोनेटल इन्फेक्शन, बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया, सो इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज। देन वी हैव दी पोस्ट नेटल एक्वायर्ड CP, पोस्ट नियोनेटल की बाद में कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चे को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, कोई और डिसऑर्डर हो, कुछ अल्कोहल टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, देन इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस हो गया, कोई सेप्टिक हो गया, कुछ मलेरिया वगैरह हो गया, या बच्चे को दोबारा CVA हो गया, कोई इंजरी हो गई बच्चे का, एकदम से कहीं पे सिर लग गया ज़ोर से, ठीक है, बच्चा कहीं डूब गया, नियर ड्राउनिंग कंडीशंस में चला गया, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, चाइल्ड एब्यूज सच एज शेकन बेबी सिंड्रोम, इवन इट कैन ऑल्सो कॉज दी एक्वायर्ड CP, यानी बाद में हुआ, एज सच ड्यूरिंग बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं बिफोर प्रेगनेंसी?
मैटरनल फैक्टर्स आर देयर, जो मदर को प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि डिलेड ऑनसेट ऑफ menstruation है, इरेगुलर मेंसेस अगर रहते हैं तो रिस्क फैक्टर पे होता है. सो द फीमेल, दोज हु आर प्लानिंग फॉर हैविंग अ बेबी, they should ask these things to their gynecologist and obstetrician कि now we are going to plan a baby and these are our symptoms. सो लॉन्ग इंटरमेंस्ट्रुअल, अगर आपका इंटरवल है कि एक बार मेंसेस आए और अगले मेंसेस जो हैं वो काफ़ी टाइम बाद आए. अनयूजुअली शॉर्ट या लॉन्ग इंटरवल है बीच प्रेगनेंसीज के बीच में, कि बिल्कुल ही पहली प्रेगनेंसी आज से 10 साल पहले थी और अब हो रही है, या फिर अभी 1 साल पहले ही बच्चा हुआ है देन दोबारा बेबी हो रहा है. अगेन इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग फॉर अ बेबी टू डेवलप cerebral palsy. Then low social class in children with normal birth weight. Then parity of 3 or more in preterm infant, यानी parity is the number of babies. preterm यानी कि अगर बच्चा 9 महीने से पहले ही हो गया, तो अगर मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा बार बच्चे जो हैं वो 9 महीने से पहले हो जाते हैं, देन अगेन जो वो अब जो बच्चा कंसीव करा हुआ है जब उसकी डिलीवरी होगी, सो अगेन वो रिस्क पर है कि वो पहले भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, हो सकता है प्रॉपर डेवलपमेंट हो या ना हो. सो अगेन दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो at risk of developing cerebral palsy. Then relationship between the previous fetal death. कोई पुराना बच्चा, पहले जो बच्चा है उसको सेरेब्रल पाल्सी है, या पहले किसी बच्चे का कोई मिसकैरेज हो गया है, या कुछ भी इस काइंड की फीटल डेथ हुई है. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो हर एक मदर को अगर है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर अ बेबी, सो दैट सेरेब्रल पाल्सी से बचा जा सके. अगेन मेडिकल कंडीशंस कैन ऑल्सो बी देयर, लाइक द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स अगर मदर को भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थायराइड डिजीज़, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं. पैटर्नल एंड सिबलिंग फैक्टर्स कैन ऑल्सो भी देयर, जैसे बहुत ज़्यादा एडवांस पैटर्नल एज है अगर, तब भी देखा गया है कि उससे भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है. एंड मोटर डेफिसिट अगर बच्चों में है, यानी उसके भाई बहनों में है, जो होने वाला बच्चा है अगर उसके मतलब जो भाई बहन है यानी मदर के जो पुराने बच्चे हैं उनमें से किसी को भी ये सीपी की प्रॉब्लम है, सो देन अगेन वो जो होने वाला बच्चा है वो रिस्क पे रहेगा कि उसको भी सीपी हो सकता है. डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें, सो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हमारे सेरेब्रल पाल्सी के, इट मे बी एपरेंट इन द अर्ली इन्फेंसी. इन्फेंट प्रेजेंटिंग विद एबनॉर्मल मसल टोन, अटिपिकल पॉस्चर एंड मूवमेंट with persistence of primitive reflexes may be diagnosed earlier than 2 years of age. यूजुअली क्या होता है, मतलब जितने मैंने सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स देखे, उनका डायग्नोसिस मोस्टली टाइम पे नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा छोटा है उस टाइम पर पेरेंट्स को लगता है कोई बात नहीं, अभी नहीं अगर बैठ पा रहा है कोई नहीं, 1 महीने बाद बैठ जाएगा, कुछ दिन बाद बैठ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपिंग माइलस्टोन्स की इतनी नॉलेज पेरेंट्स को नहीं होती है. सो अल्टीमेटली जो हमारा ये डायग्नोसिस है वो डिले होता रहता है. अगर कभी भी किसी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चा जो है वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा या सीधा नहीं बैठ पा रहा, बाकी बच्चे उस एज में बैठ जाते हैं, सो देयर इज़ आई थिंक पर्सनली कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हम एक बारी पीडियाट्रिशियन को दिखा लें कि जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली जैसे होना चाहिए नॉर्मल बच्चे का टिपिकल डेवलपमेंट जो होता है वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा. अगर नहीं चल रहा है तो अर्ली डायग्नोसिस मिल जाएगा. अर्ली डायग्नोसिस से आप अर्ली मैनेजमेंट पे काम कर पाएंगे. माइल्डर केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी दे मे नॉट बी डायग्नोज अंटिल 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज. इवन कि बच्चा 4-5 साल का हो गया, अगर उसको माइल्ड सीपी है तब भी पता नहीं चल पाया. सो इवैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड्स मोटर स्किल, न्यूरो इमेजिंग यानी उसका जो भी रेडियोग्राफी करनी है, CT, MRI एंड ऑल, एंड एविडेंस दैट सिम्टम्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग आर की एलिमेंट्स ऑफ दिस डायग्नोसिस. कि अगर बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा है तो नहीं ही संभाल पा रहा है, ना थोड़ा बहुत बेटर हुआ ना थोड़ा बहुत ख़राब हुआ, वो वैसा का वैसा ही है. तो कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि सेरेब्रल पाल्सी की तरफ हम डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगेन ऑब्वियसली डिटेल्ड असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड. कोरिलेशन बिटवीन क्लिनिकल फाइंडिंग एंड न्यूरो एनाटमी इज़ पॉसिबल टू अ लिमिटेड डिग्री. न्यूरो इमेजिंग ऑफ द ब्रेन, जैसे कि हम क्रेनियल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, CT स्कैन है, MRI है, इट कैन शो द लोकेशन एंड टाइप ऑफ द ब्रेन डैमेज, कि कहाँ पर ब्रेन डैमेज जो है वो हुआ है. देन अभी हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी थी. लेबर के टाइम पे भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं अब. जैसे कि लेबर के दौरान हो सकता है कि बच्चे को एस्फिक्सिया हो जाए, सांस रुक जाए, हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाए, या इंट्रापार्टम हेमरेज हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया मदर की बॉडी से भी. प्रोलॉन्ग्ड और ट्रोमैटिक डिलीवरी थी, हो सकता है कि जो बच्चे की जो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन रही हो, कि वह ब्रीच डिलीवरीज होती हैं उस टाइम पर भी
ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लार्ज बेबी था जिसको शोल्डर डिस्टोशिया हो गया। मैटरनल शॉक फ्रॉम वैरायटी ऑफ कॉजेज, देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज कि जो मदर्स हैं आफ्टर बर्थ दे लैंड अप इन द ICU बिकॉज ऑफ द शॉक, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ presentations, medical presentations. Then events associated with causal factors are the prolonged second stage labor, emergency C section करना पड़ा तब भी रिस्क पे है बच्चा, abnormal fetal position है, या प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पहले अलग हो गया बच्चे में से। इन प्रीटर्म इट कैन इंक्लूड मिकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड एंड टाइट न्यूकल कॉर्ड। कई बार ये कहते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गले के आसपास आ गई, तो दीज थिंग्स आर दी, ऐसे बच्चे जो है वो रिस्क पे रहते हैं। प्री टर्म इन्फेंट्स जो हैं, यानी जिन बच्चों का जन्म अपने निर्धारित टाइम से पहले हो गया, 9 महीने से पहले हो गया है, तो उनमें रिस्क फैक्टर्स पे वी हैव PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स हैं ये, हाइपोटेंशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है बच्चे का, वेंटिलेटर पे है बच्चा बहुत टाइम से, उसको नीमोथोरैक्स है, सेप्सिस है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लेवल्स कम है, बच्चे को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, बच्चा जो है उसका GIT अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, जो भी है तो उसको TPN के थ्रू न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सीजर्स आते हैं, या उसका पैरेन्काइमल डैमेज ऑलरेडी है ब्रेन के अंदर, तो ऐसे बच्चे अगेन रिस्क पर होते हैं कि इनको ज़्यादा डेवलप हो सकता है। रिस्क फैक्टर बर्थ पे और न्यू बॉर्न पीरियड में, बच्चे का अगर वज़न कम है, जो बच्चा है एज डिक्रीज्ड एज एट बर्थ है, बच्चे का जो जेस्टेशनल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है। अगर बच्चे का जन्म 9 मंथ से पहले ही हो गया है, देन हम जब भी बच्चे को देखते हैं या कोई भी पीडियाट्रिक केस आता है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन है। आप हमेशा पूछते हैं कि ये 9 महीने पे हुआ था, नहीं हुआ था, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी क्या, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई किसी तरीके की कोई समस्या आई थी, बच्चे का वज़न जो है वो जन्म के समय कैसा था, जन्म होते ही क्या बच्चा रोया था या नहीं रोया था, अगर नहीं रोया था तो कितने समय बाद रोया था, क्या बच्चे जो है उसको वेंटिलेटर पे या ICU में रखा गया था कुछ दिन, क्या बच्चे को पीलिया हुआ था, अगर हुआ था तो कैसे कंट्रोल करा गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बच्चा खाना खाता है, बच्चा प्लेफुल है या नहीं है, ये सब क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कॉमन है, जब हर एक पीडियाट्रिक केस से पूछते हैं। बच्चे को दौरे तो नहीं आते थे, सीजर्स तो नहीं आते थे, अब नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं करता था। तो ये जो पूरी हिस्ट्री टेकिंग जब आप करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप रिस्क फैक्टर तक पहुँचते हैं। रिस्क फैक्टर के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये हम डायरेक्ट जो हमारी डायरेक्शन है असेसमेंट की वो करेक्ट है या नहीं है। देन वी हैव द पुअर इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ इन मॉडरेटली प्री टर्म। बच्चे की जो ग्रोथ है यूट्रस के अंदर वही ढंग से नहीं हुई थी या कुछ भी था, बहुत ही प्री टर्म इन्फेंट है, बहुत ही जल्दी हो गया बच्चा, 6 मंथ की स्टार्टिंग में डिलीवरी करानी पड़ रही है। लो प्लेसेंटल वेट है, एब्गार स्कोर्स जो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ वो बहुत कम है। नियोनेटल सीजर्स है, बच्चे को बिल्कुल जन्म लेते ही एकदम दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, किसी टाइप का भी इन्फेक्शन है लंग में या कुछ भी हो गया है, ARDS वगैरह बच्चे डेवलप कर लेते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, देन दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एट बर्थ एंड न्यू बॉर्न पीरियड फॉर द बेबीज, दोज कैन डेवलप द cerebral palsy. Now if we talk about the classification of cerebral palsy, so basically हमारा जो एक मेजर स्केल हम यूज़ करते हैं वो होता है ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज़ GMFCS। GMFCS जो स्केल है इसको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इस स्केल के अंदर जो है आपके पास 5 लेवल्स आते हैं, तो ये हमारा स्केल है। दिस इज़ दी GMFC सिस्टम। इसमें 5 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 1 बताता है कि जो बच्चा है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वॉक कर सकता है। 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे के अंदर आप ये सब चीज़ें जो हैं ये पता लगाकर उसके GFMC से लेवल का पता लगा सकते हैं। लेवल 1 में बच्चा रिस्ट्रिक्शंस के बिना चलेगा, लिमिटेशंस आएंगी लेकिन कुछ बहुत ही एडवांस्ड ग्रॉस मोटर स्किल है तो आएगी। नॉर्मली यूजुअली बच्चा अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लेवल 2 होगा कि बच्चा जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस के बिना ही चल रहा है, वो आराम से वॉक कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन है कि वॉकिंग आउटडोर एंड इन दी कम्युनिटी, यानी अगर वो कम्युनिटी में चल रहा है या कहीं पर कोई आउटडोर्स में चल रहा है, किसी पार्क वगैरह में चल रहा है, कई बार होता है कि वो बच्चा जो है वो सपोर्ट ढूंढता है, हाथ पकड़ के चलता है या रेलिंग्स को पकड़ के चलने लगता है, जस्ट नॉर्मली, ऐसा नहीं कि उससे पूरा रेजिस्टेंस ले रहा है। लेवल 3 में है कि बच्चा जो है वो असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है। हो सकता है कि जो बच्चा है वो
आपका कोई वॉकर यूज़ कर रहा है, कोई क्रच यूज़ कर रहा है, सो लिमिटेशन इन वॉकिंग आउटडोर एंड इन दी कम्युनिटी, अगेन लिमिटेशंस इसमें भी रहेंगी। लेकिन इसमें ये था लेवल 2 में कि बच्चा बिना असिस्टिव डिवाइस के चल रहा था, इसमें उसको असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइसेस की ज़रूरत मतलब पड़ गई, हेल्प लेनी पड़ी। लेवल 4 इज़ दी सेल्फ मोबिलिटी विद लिमिटेशन, मतलब थोड़ी बहुत मोबिलिटी तो खुद से कर रहा है पर लिमिटेशंस के साथ ही कर रहा है। चिल्ड्रन आर ट्रांसपोर्टेड और यूज़ पावर मोबिलिटी आउटडोर्स एंड इन दी कम्युनिटी। बैठा हुआ एक जगह पर है तो मोबिलिटी है, लिमिटेशंस के साथ है, टेढ़ी मेढ़ी हाथ उठा रहा है, खाना जैसे में मतलब एबनॉर्मल पॉस्चर मूवमेंट्स आपको शो कर रहा है। देन चिल्ड्रन जो है, अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है बच्चे ने या कुछ भी करना है, तो वो पॉवर्ड मोबिलिटी या तो यूज़ करेगा या फिर कंप्लीटली असिस्टेंस के थ्रू ही कर पाएगा। लेवल 5 इज सेल्फ मोबिलिटी इज सीवियरली लिमिटेड इवन विद द यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो बच्चे की सेल्फ मोबिलिटी है वो ही ख़राब है, अल्टीमेटली सीवियरली लिमिटेड है। उसको खाना पीना, कपड़े पहनाना, सब कुछ जो है वो जो है केयर टेकर को या मदर को ही करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अबाउट दी ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके बेसिस पे आप लेवल का पता लगा लेते हैं। एंड ये नाम से पता लग रहा है कि हम ग्रॉस मोटर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, बट नाउ वी हैव अदर सिस्टम्स एज वेल, जिसमें हम हमारे बाय मैनुअल फाइन मोटर फंक्शन पे भी काम करते हैं। सो बाय मैनुअल फाइन मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी आ चुके हैं अब, जिसमें अगेन आपका ये जैसे 5 लेवल स्केल है हमारा GMFCS, इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें हम फाइन मोटर इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ cerebral palsy. Number 1 and the most common is the spastic cerebral palsy. So spasticity, it occurs in approximately 75% of children with cerebral palsy. 75% पेशेंट्स में देखा गया है कि स्पास्टिसिटी यानी हाई टोन की प्रॉब्लम रहती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी seen in children with CP, including those with diplegic, hemiplegic and quadriplegic. हो सकता है कि बच्चे के सिर्फ दोनों पैर गए हों, हाथ नॉर्मल हो सकता है हाफ साइड ऑफ द बॉडी, एक हाथ और उसी साइड का पैर गया हो, लेग गई हो, और हो सकता है दोनों हाथ दोनों पैर यानी चारों ही लिम्स जो हैं वो गए हों, यानी क्वाड्रिप्लेजिक हो। तो ये स्पास्टिक वाला फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, या डायप्लीजिक होगा, या आपका हेमीप्लीजिक होगा, या फिर ये आपका क्वाड्रिप्लेजिक हो सकता है। अलग अलग स्टडीज़ हैं जिसमें बोला गया है कि 40% क्वाड्रिप्लीजिया है, 17% डायप्लीजिया एंड 21% हेमीप्लीजिया। अलग अलग जगह का अलग अलग ये है, तो इसके बारे में डिस्कस करने का कोई बनता नहीं है। मोस्ट वाइडली जो हम स्केल यूज़ करते हैं स्पास्टिसिटी को असेस करने के लिए, दैट इज़ दी मॉडिफाइड एशवॉर्थ स्केल, जो कि हम और अलग न्यूरो कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली जो थेरेपिस्ट है वो मसल ग्रुप्स को पैसिवली स्ट्रेच करता है, और पैसिवली स्ट्रेच करने के दौरान किस रेंज पे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके बेसिस पे हम ग्रेड देते हैं कि ये हमारा मॉडिफाइड एशवॉर्थ स्केल पे क्या आया। ठीक है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स स्पास्टिसिटी के अंदर, कि कभी बोटॉक्स लगवाना होता है, बैक्लोफेन मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ करी जाते हैं, डॉर्सल राइजोटोमी जो नर्व्स होती हैं जिसकी वजह से ये सिग्नल जाता रहता है, जो हाइपर एक्टिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, वो नर्व एंडिंग्स को ही कट कर दिया जाता है और उसकी वजह से होने वाली डिफॉर्मिटीज़ के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ भी करी जाती है। स्पास्टिसिटी से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो मसल फाइबर की लेंथ में, मसल की वॉल्यूम में, मसल यूनिट साइज़ में, मसल रिक्रूटमेंट में, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। सो स्पास्टिसिटी इज़ दी मेजर कल्प्रिट. So this is the modified Ashworth scale that we already know about the in the tone assessment part. सो बात करते हैं कि स्पास्टिसिटी हमने बात करी कि 3 टाइप से आ सकती है। हो सकता है कि डायप्लीजिक हो, पैराप्लीजिक हो या क्वाड्रिप्लेजिक हो। तो अगर किसी बच्चे को स्पास्टिक डायप्लीजिया है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पास्टिक सीपी, इसमें होता क्या है कि वाइट मैटर इन्फार्क्ट, जो आपका ब्रेन में वाइट मैटर है, इसी को हम बोलते हैं पेरीवेंट्रिकुलर एरिया, उसके अंदर हाइपोक्सिया हुआ यानी ऑक्सीजन की कमी हुई। अगर हम इसको, अगर आप ओपी कहीं पढ़ते हैं, बुक जो है पीडियाट्रिक्स एसेंशियल्स ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो उसमें लिखा आता है कि देर इज़ डैमेज इन दी, देर इज़ अ टर्म कॉल्ड पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया. So periventricular leukomalacia is nothing else but it is the hypoxia in the white matter of the brain that is called as periventricular areas of the brain.
सो प्राइमरीली जो है इसमें आपके बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जाती हैं, दोनों लेग्स जो है बच्चे की इसमें डैमेज मतलब ख़राब होती है, या उसमें टोन जो है वो हाई बढ़ जाती है, या मूवमेंट पॉस्चरल डिसऑर्डर्स दिखाती है, रिजल्टिंग इन इश्यूज विद गेट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। तो इन स्टैंडिंग चिल्ड्रन विद डायप्लीजिया ऑफन प्रेजेंट विद इंक्रीज लंबर स्पाइन लॉर्डोसिस। जब बच्चा खड़ा होगा तो उसका लंबर स्पाइन लॉर्डोसिस बढ़ा हुआ होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग हो सकती है, बायलैटरल हिप में इंटरनल रोटेशंस हो सकती है, बायलैटरल नी फ्लेक्शन जो है वो देखने को आपको मिल सकता है, इन टोइंग हो सकती है, और पैर में एक्वाइनो वेलगस फुट की पोजीशन रह सकती है। There tends to be discrepancy between upper extremity and lower extremity function in children with this form of CP, with the lower extremity being more affected than the upper extremity and trunk. Lower extremity ज़्यादा इन्वॉल्व होती है spastic diplegic के अंदर। Overall, there is a large range in the level of motor involvement for children with diplegia. Gait deficits काफ़ी ज़्यादा है। Equinus यानी बच्चा अपने पंजों पे टो वॉकिंग करने लगता है। क्राउच्ड गेट होता है। हिप और नी जो है वो फ्लेक्शन में ही रहते हैं जब बच्चा चलता है, तो उसमें आपको हिप और नी जो है वो फ्लेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। देन आपका जो है बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटी में स्पास्टिसिटी हो सकती है, वीकनेस ऑब्वियसली रहेगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, फंक्शनल मोबिलिटी जो है घर पर वो भी चेंज हो जाएगी। चिल्ड्रन विद डायप्लीजिया दे जनरली हैव नॉर्मल कॉग्निशन नॉर्मल है, सोशल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं थोड़ी बहुत, बट स्टिल कॉग्निशन सही है, यानी अगर बच्चा स्कूल जाता है वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, कॉग्निटिवली आपका जो बच्चा है वो अच्छा है। चिल्ड्रन विद डायप्लीजिया ऑफन रिक्वायर असिस्टिव डिवाइस, हो सकता है पोस्टीरियर वॉकर की ज़रूरत पड़े, या आपके लॉफ स्ट्रैंड क्रचेस जो होते हैं, एल्बो क्रचेस बेसिकली होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़े। स्कूटर और व्हील चेयर में बी नेसेसरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलिटी, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अफेक्टेड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलिटी के लिए हमें, अगर बच्चे ने लंबे समय तक चलना है, देन वी नीड फॉरवर्ड मोबिलिटी डिवाइसेस। Then we will talk about the spastic hemiplegia. Spastic hemiplegia is a subtype of spastic CP. यानी अगर स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है तो उसमें हेमीप्लीजिया भी एक सब टाइप है, जिसमें बच्चे का अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक साइड का बॉडी का जो है वो अफेक्टेड रहता है, यानी राइट साइड का अपर लिम एंड राइट साइड का लोअर लिम अफेक्ट रह सकता है। 4 मेन टाइप ऑफ ब्रेन लीजन्स जो हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं हेमीप्लीजिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। हो सकता है कि इसमें भी पेरीवेंट्रिकुलर जो वाइट मैटर एबनॉर्मेलिटीज़ है वो देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमन आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग रहती है। इसके अलावा हमारे पास सर्वाइकल सब कॉर्टिकल लीजन्स हो सकते हैं, ब्रेन में मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, नॉन प्रोग्रेसिव पोस्ट नेटल इंजरीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे टाइप की कि आफ्टर बर्थ कोई इंजरी थी या कुछ था। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द हेमीप्लीजिया। upper extremity is typically more affected than the lower extremity, and both tends to have more distal involvement than the proximal involvement, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी में भी हाथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा एल्बो और शोल्डर के कंपैरेटिवली, एंड लोअर लिम के अंदर पैर ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी हिप एंड नी। मसल स्पास्टिसिटी ऑन द अफेक्टेड साइड डिक्रीजेज द मसल एंड द बोन ग्रोथ। मसल स्पास्टिसिटी जो रहेगी उसकी वजह से मसल की और बोन की ग्रोथ ऑब्वियसली कम रहेगी, जिसकी वजह से ROM जो है रेंजेस हैं वो भी रिस्ट्रिक्शन में रहेंगी, कम रहेंगी। देयरफॉर चिल्ड्रन विद हेमीप्लीजिया दे ऑफन प्रेजेंट विद कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज यानी लेग लेंथ में जो आपकी लेंथ में डिफरेंसेस है वो देखने को मिल सकते हैं इन्वॉल्व साइड के अंदर। अफेक्टेड साइड ऑफ द चिल्ड्रन विद हेमीप्लीजिया ऑफन प्रेजेंट्स विद शोल्डर प्रोट्रैक्शन। शोल्डर प्रोट्रैक्शन में हो सकता है एल्बो फ्लेक्शन में, रिस्ट फ्लेक्शन, अल्नर डेविएशन जैसे हमारे फ्लेक्सर सिनर्जीज में भी दिखता है कभी कभी, पेल्विक रिट्रैक्शन, हिप इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, 4 फुट जो है उसका सिर्फ कॉन्टैक्ट में रहेगा ड्यू टू प्लांटर फ्लेक्स्ड फुट, क्योंकि बच्चा जो है वो स्पास्टिसिटी की वजह से अपने पैर को प्लांटर फ्लेक्स्ड रखेगा, तो हो सकता है कि वो सिर्फ अपने पाँव की उंगलियों को ही ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में रखे, हील को ना रखे। Children with hemiplegia they tends to achieve all gross and fine motor milestone but not within the typical time frame. ऐसा स्टडीज़ भी कहती हैं कि जिन बच्चों को हेमीप्लीजिया वाला होता है, विद न्यूरोप्लास्टिसिटी, विद गुड रिहैब, विद अर्ली डायग्नोसिस, गुड ट्रीटमेंट, देखा गया है कि ये अपने सारे तरीके के जो माइलस्टोन्स हैं, ग्रॉस हैं, फाइन है, ये अचीव कर लेते हैं एक ना एक टाइम पर आते आते। बट हाँ, कोई टिपिकल टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम तक करेंगे या वैसे करेंगे, बट हाँ विद गुड रिहैब ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन विद हेमीप्लीजिया दे टेंड्स टू वॉक बिटवीन 18 एंड 24 मंथ बट प्रेजेंट विद गेट डेफिसिट। तो चल तो लेंगे लेकिन हो सकता है कि गेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाए, चलने का जो पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाए।
एडिशनली एक्विजिशन ऑफ बाय मैनुअल हैंड स्किल्स इज डीलेड, जो दोनों हाथों से करने वाले काम है वो बच्चे के डिले हो सकते हैं बिकॉज अफेक्टेड साइड पे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन विद hemiplegia, they are able to cut food using fork and knife, but only after hours of extensive guided practice during occupational therapy and at home. तो थोड़ा सा ये भी होता है कि न्यूरो पेशेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो अगर वो बिल्कुल फोकस्ड तरीके के साथ, जो बढ़ती एज के साथ ही पॉसिबल है, फोकस तरीके के साथ एक बच्चे को उसी तरीके के इन्वायरमेंट में विद ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिपीटिशंस मीनिंगफुल टास्क दे के किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो रिज़ल्ट जो है इन बच्चों में देखने को मिल सकते हैं. दीज आर फ्यू स्केल्स विच वी कैन यूज़. कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है इन बच्चों के अंदर टिपिकली नॉर्मल होता है, एंड एज एडल्ट दे आर एबल टू वर्क एंड पार्टिसिपेट इन वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल सेटिंग्स. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाते हैं, पढ़ लिख के भी इनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो अच्छा है, तो ये आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं रहता. इट शुड बी नोटेड दैट द चिल्ड्रन विद स्पास्टिक हेमीप्लीजिया हैव बीन फाउंड टू हैव सोशल एंड इमोशनल डेफिसिट्स. कई बार ये होता है कि इमोशनल एंड सोशल डेफिसिट्स बच्चे को रहते हैं. दीज इंक्लूड इमोशनल डिसऑर्डर इन 25%, conduct disorders in 24%, pervasive hyperactivity in 10% and situational hyperactivity in 13% बच्चों में देखने को मिलता है. Overall, children with hemiplegia they require minimal equipment और self care and school and accommodations जो भी चाहिए. इनको नॉर्मल अगर आप ऑर्थोटिक्स दे देते हो, जिससे डिवाइसेस केन वगैरह दे देते हैं इन फ्यूचर जब जब आगे ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ केयर इक्विपमेंट थोड़े बहुत दे दोगे, या विजुअल इम्पेयरमेंट या कुछ है तो अगर वो चश्मा वगैरह वियर कर रहा है तो उसको और ज़्यादा मतलब मैनुअली किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बच्चा विद एज सेल्फ सफिशिएंट बनता रहता है अगर वो अर्ली रिहैब लेता रहे तो. देन वी हैव द क्वाड्रीप्लेजिया. इट इज़ अगेन अ सब टाइप ऑफ cerebral palsy, spastic cerebral palsy, in which the volitional muscle control of all four extremities severely impaired. बच्चा अपनी मर्जी से हाथ दोनों पैर कुछ नहीं चला सकता. कई बार इसके अंदर नेक और ट्रंक भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो और ज़्यादा जो आपका इसका जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं. जैसे डायप्लेजिक सीपी के अंदर पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर में लीजन्स थे, ये सब देखने को मिलता है. ये जो हमारे क्वाड्रिप्लेजिक सीपी है इसके अंदर भी यही पेरीवेंट्रिकुलर जो ल्यूकोमलेशिया है आपका, यही देखने को मिलता है. एक्सटेंसिव लीजन्स होते हैं इसके अंदर जो बेजल गैंग्लिया में, ऑक्सीपिटल एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट, सीजर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको आने स्टार्ट हो जाती है. Cognition can vary from normal to severely impaired and it is unique to each child with quadriplegia. We cannot comment on cognition in quadriplegic CP का जो बच्चा है because ये बिल्कुल वेरी करेगा from one child to the another. It is important to note that children with quadriplegia who are unable to speak are often regarded as being cognitively impaired. However, once provided a means of effective communication, some are able to express their level of understanding and critical thinking. कई बार क्या है, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, स्पीच डिफ़िकल्टी है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि शायद कॉग्निटिवली जो बच्चा है वो फिट नहीं है. लेकिन अगर उसको कम्युनिकेशन का कोई मीन दिया जाए, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट हैं, अगर वो हेल्प करते हैं और उसके बाद जब हम असेसमेंट लेते हैं तो पता लगता है कि नहीं, कॉग्निशन तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो थी वो स्पीच में थी. ग्रॉस एंड फाइन मोटर एबिलिटीज़ जो हैं वो वेरी करेगी वाइडली इन बच्चों के अंदर जिनको क्वाड्रिप्लेजिया है. हो सकता है ये फ्रॉम बीइंग एम्बुलेटरी फॉर हाउस होल्ड डिस्टेंसेस, थोड़े बहुत घर में चल रहे हैं. ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही असिस्टिव डिवाइसेस पे हैं, पूरी की पूरी ऑल केयर के लिए वो डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर के ऊपर. इक्विपमेंट इनको बहुत सारे चाहिए, थ्रू द लाइफ स्पैन इनको चाहिए, जैसे व्हील चेयर या मैकेनिकल लिफ्ट सिस्टम है, स्टैंडर, गेट ट्रेनर, वॉकर, फीडिंग. Even for feeding they need some systems, accommodations, bathing systems, toileting systems, they need that. Home modifications, again we have to go for that, for the environment enrichment and for the safer environment and safe environment and good environment जिसके अंदर जो बच्चा है वो highly adaptable तरीके के साथ अपना जो है काम कर सके और आप केयर गिवर के ऊपर से स्ट्रेन को ईज कर सको. देन सेंसरी मोटर फीड फॉरवर्ड फीडबैक सर्किट्स जो हैं ये बच्चों में, सॉरी आई गेस वी हैव द नेक्स्ट वन नाउ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वाड्री, हमारे जो स्पास्टिक सीपी के टाइप्स थे. नाउ वी हैव द डिस्काइनेटिक सीपी. डिस्काइनेसिया एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिजल्ट इन जनरली अनकंट्रोल्ड एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट. इनवॉलंटरीली मूवमेंट हो रही है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, एथेटोसिस है, रिजिडिटी है, ट्रैमर्स हैं,
डिस्टोनिया है, बिलिस्मस है, एकदम से डांसिंग सी मूवमेंट आ रही है, कोरियोएथेरोसिस है। कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो देखा जाता है कि डीप ग्रे मैटर के अंदर लीजन्स हैं, पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर के अंदर भी लीजन्स है, बेसल गैंग्लिया में यूजुअली यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती हैं। एथेटॉइड is the most is most commonly a secondary movement disorder in conjunction with spasticity। तो spastic CPB है, उसके साथ साथ dyskinesia में उसको एथेटॉइड CPB भी है। देन वी हैव द कॉर्टिकल बेसल गैंग्लिया थैलेमिक लूप। कॉर्टिकल बेसल गैंग्लिया थैलेमिक लूप क्या होता है कि मोटर कॉर्टेक्स ने एक सिग्नल दिया कि ये मूवमेंट करनी है, थैलेमस बेसल गैंग्लिया ने उसको फाइन ट्यून करा कि नहीं इसमें से ये चीज़ हटानी है, ये चीज़ रखनी है, थैलेमस के साथ कनेक्शंस बनाए, कॉर्टिकल कनेक्शंस बने। तो अगर बेसल गैंग्लिया में इन्फैक्ट हो गया या थैलेमस के अंदर कहीं इन्फैक्ट हो गया तो अल्टीमेटली वो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही थी अब वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, डिस्काइनेसिया यानी डिसफंक्शनल सी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। सेंसरी, मोटर फीड फॉरवर्ड, फीडबैक सर्किट ये सब इम्पेयर्ड रहेंगे। ओल्डर इंडिविजुअल्स विद एथेटॉइड CP आर एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग डिवेस्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जिसकी वजह से IV डिस्क डीजनरेशन, इंस्टेबिलिटी इन द सर्वाइकल स्पाइंस कैन ऑल्सो बी सीन। ये भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। देन डिस्टोनिया अगेन इट इज़ अ स्लो मोशन विद टॉर्जनल एलिमेंट्स। बेलिस्मस जो है मोस्ट रेयर मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें रैंडम मोशन आती है, लार्ज फास्ट पैटर्न में आती है। कोरियोथेरोसिस में जर्की मूवमेंट जो है बच्चा शो करेगा अपने हाथों वगैरह के अंदर, और रेंज ऑफ मोशंस के अंदर भी डिफ़िकल्टीज या आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। Then we have the ataxic CP. Ataxic CP is the primarily a disorder of balance and control in the timing of coordinated movement, along with the weakness in coordination and wide-based gait। बच्चा पैर बहुत चौड़े चौड़े करके चलेगा, ट्रेमर्स होंगे बच्चे के। इसमें यूजुअली अटैक्सिक है तो हमें पता है कि सेरिबैलम के अंदर जब लीजन होता है तो हम अटैक्सिया बोलते हैं। तो जब सेरिबैलम के अंदर कोई भी इशू रहेगा या कोई लीजन रहेगा तो अटैक्सिक CP जो है बच्चा डेवलप कर लेगा। अगेन ये भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है स्पास्टिक CP के साथ कि स्पास्टिक भी है, अटैक्सिक भी है, स्पास्टिक भी है, अटैक्सिक भी है और एथेटॉइड मूवमेंट्स भी है, एथेटोसिस भी है साथ साथ। तो सेरिबैलम जो है वो एक मेजर सेंसरी प्रोसेसिंग सेंटर होता है। जब उसके अंदर कुछ इम्पेयरमेंट आती है तो एटेक्सिया होएगा। एटेक्सिया में बैलेंस इम्पेयरमेंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव दी hypotonic CP। Hypotonia in a child with CP can be permanent but is more often transient in the evolution of एथेटोसिस and the spasticity। जब बच्चे को स्पास्टिक CP डेवलप होता है तो शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल टाइट मसल्स होंगी या बिल्कुल टोन हाई होगी। हो सकता है कि वो फ्लैसिड से धीरे 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 उसकी जो स्टेट है वो बढ़े। तो इसमें हम इसलिए बोलते हैं कि जो हाइपोटोनिया वाला CP है, हाइपोटोनिक CP है, हो सकता है कि वो स्पास्टिक CP का इनिशियल स्टेज है जिसको जो आपको अभी हाइपोटोनिक लग रहा है लेकिन बाद में जाके स्पास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एन इन्फेंट हु प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया थ्रू द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी विल ऑफन डेवलप स्पास्टिसिटी बिगिनिंग डिस्टली एंड प्रोग्रेसिंग प्रॉक्सिमली। कि डिस्टली उसको स्पास्टिसिटी आने लगी है, धीरे धीरे वो प्रॉक्सिमली बढ़ रही है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी है कि स्पास्टिक सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। ठीक है। देन इसके अंदर हमने बात करी कि देयर इज़ वन डायप्लीजिक टाइप, देन दी अनदर वन इज़ हेमीप्लीजिया, थर्ड वन इज़ दी क्वाड्रीप्लीजिया। देन इसके अलावा वी हैव द डिस्काइनेटिक CP जिसके अंदर आपका जो मेजर प्रॉब्लम है वो कॉर्टिकल बेसल गैंग्लियन थैलेमस के लूप के अंदर आता है। देन वी हैव दी अटैक्सिक CP जिसमें आपका सेरिबैलम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम रहती है। देन वी हैव दी हाइपोटोनिक CP जो कि अगर हाइपोटोनिया है तो ऑब्वियसली परमानेंट रहेगा, लेकिन हो सकता है कि स्पास्टिसिटी जो वाला CP है, स्पास्टिक CP है, उसके इनिशियल स्टेज में देखने को मिले।